हमने अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा या ऐसे लोगों की बातें ज़रूर सुनी होगी जिन्हें देख के या जिनकी बातें सुन के बस यही पता चलता है कि यार ये बंदा एकदम ऑसम लाइफ जी रहा है, इसके पास ना कोई इसे पैसों की टेंशन है, फाइनेंशियली एकदम फ्री है। पर सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे। आप ये भी सोचते हो कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार इनके बाप दादा का पैसा है, इन्होंने थोड़ी कुछ कमाया है। पर आप ये देखो कि अगर हम ऐसा भी सोचें कि ये पैसा या जो भी इनको इनकम या जो भी जायदाद मिली है वो इनके फादर या ग्रैंडफादर से आई है, पर हम इन्हें ऐसे देखते हैं कि ये कोई काम धाम नहीं करते हैं, फिर भी आने वाले 10 या 20 साल में भी तब भी इनकी इनकम और बढ़ जाती है और इनकी जायदाद बढ़ जाती है। ऐसा कैसे? आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, पर कैसे हूँ, क्या स्ट्रैटेजी लगाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आता है, क्या प्लानिंग रखूँ। ऐसे लोग के साथ मैं भी कैसा ऐसा बन सकता हूँ कि मेरी आगे चल के फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं भी कोई बिलियनियर या मिलियनियर नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूं। पर मैंने जो भी इस टाइम कुछ किताबें पढ़ी हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऑथर्स ने पूरी वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, उन किताबों को लेके फाइनेंशियल फ्रीडम और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिन किताबों का यूज़ रिच पीपल्स करते हैं अपने आप को और अमीर बनाने में, उसमें जो भी प्लानिंग्स और जो भी स्ट्रैटेजीज है उसको हम समझेंगे और क्या हम उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके ऐसा कुछ हम भी अचीव कर सकते हैं, वो चीज़ें आज हम देखेंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। ग्रांट सैडेप्टियर, जिनकी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम, उसमें वो कहते हैं कि मनी इज अनलिमिटेड बट टाइम इज लिमिटेड। इसका मतलब सीधा सा यही है कि हमारे पास मनी अगर देखा जाए उसको पाने की पॉसिबिलिटीज बहुत है, अंत है। अगर हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें तो कोई उसकी लिमिट नहीं है कि हम कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, किस में अपना दिमाग लगा सकते हैं। इससे पता चलता है कि मनी तो अनलिमिटेड है, पर हमारे पास जो लिमिटेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ टाइम की। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी और हमारी प्लानिंग में यही होना चाहिए कि हम अपना टाइम कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसा कि आजकल की यूथ देखते हैं कि वो बस वीडियोस पे वीडियोस देखना तो शुरू कर देते हैं कि हाँ चलो हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, कुछ स्ट्रेटजी सीखनी है, प्लानिंग सीखनी है, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी वैसा इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बस वीडियोस और सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। पर यहाँ अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि यूथ हमारी कहाँ जा रही है, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रही है। मैं एज आपको समझता हूँ आप एक स्मार्ट ऑडियंस हो, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इस वीडियो पर आए हो ये देखने के लिए कि हम भी क्या स्ट्रेटेजी और क्या प्लानिंग्स को यूज कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्री जर्नी में। तो टाइम का यूज करने से हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम अभी कहां पर स्टैंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं बाय फाइनेंशियली का इसका मतलब ये है कि आपके पास कितना लोन है, कितना कर्ज है, कितनी आपके पास सेविंग्स है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ये सारी चीजें देखनी है कि आप फाइनेंशियली अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हो। मे बी ये आपके लिए थोड़ा डीमोटिवेशन भी हो सकता है कि आप ये सोचो यार मैं तो फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, मेरे पास पहले से ही कर्जा है, उधार है, तभी तो ये वीडियो देखने आया हूँ, अब इसकी लिस्ट बनाऊंगा तो पहले ही मेरा दिमाग डीमोटिवेट हो जाए। तो यहाँ पे डीमोटिवेशन को साइड रख के हमें ये देखना है कि अभी हम प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, तो हम प्लानिंग जो देखने वाले हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम ये देखें फाइनेंशियली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लाइक हमें ये पता ना लगाना है कि हमारी सेविंग्स कितनी है, कार लोन हमने लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, स्टूडेंट लोन लिया हुआ है तो कितना है, और रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स या फिर घर वालों से कोई भी उधार आपने लिया हो तो उसको भी इस चीज़ में इंक्लूड करें और उसकी एक लिस्ट बनाएं प्रॉपर कि हमने क्या क्या चीज़ें, हमारी एक्सपेंसेस इतनी हो रखी हैं। इससे एक चीज़ आपको ये भी फायदा होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी सेविंग्स का यूटिलाइज करने जाओगे एक्सपेंसेस में, तब वहाँ आप बच पाओगे। आपके दिमाग में ये पहले से ही आ जाएगा कि यार पहले से ही मेरे पास ऑलरेडी डेप्ट है, सेविंग कम है और उधार भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मैं अपनी सेविंग्स यहाँ पे बर्बाद ना करके उसको यूटिलाइज करना चाहूँगा, उसको सेव और करना चाहूँगा। अब मैक्सिमम लोग ऐसे भी इसमें हो सकते हैं कि यार वो सोचेंगे यार खर्चे बचा के क्या होगा, मेरा तो एक बड़ा अमाउंट है, बड़ा डेप्ट है मेरे पास, बड़ा उधार है, तो फिर छोटे मोटे खर्चे बचा के भी मैं क्या कर पाऊंगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा इस चीज को आप रूल को फॉलो करो बस, और ये वीडियो पूरी देखो। मैं आपसे इस बात की गारंटी लेता हूँ, ये वीडियो पूरी देखने के बाद एक फाइनेंशियली इस स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स को अपनी लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपका कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको एक छोटे तरीके से ही देख पाओगे। आप एक मोटिवेशन की तरह अपनी लाइफ को उभार पाओगे कि हाँ मैं यहाँ पे अपनी सेविंग्स बढ़ा सकता हूँ, कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकता हूँ। आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, फिर चाहे डेब्ट का या उधार का, मैं या आप, हम कहीं ना कहीं से तो किसी तरह इनकम जनरेट कर ही लेंगे, या फिर शायद मैं भी कर भी रहे हूँ। पर यहाँ हम ये कहेंगे कि
अगर हम एक बिजनेस की तरह देखें जो साइड बिजनेस हो या फिर हम एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं जॉब करते हो, तब भी हमारे पास इनकम तो कहीं ना कहीं से आएगी। पर ऑथर कहते हैं आप इन दोनों ही केस में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हो, कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हो। वो कैसे? बिजनेस में यहाँ आपको ये वाला बिजनेस नहीं कहने वाला हूँ कि आपका कोई पैसिव इनकम वाला बिजनेस हो, आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि आपको डेली शटर खोलना है फिर बंद करना है और वहां जब तक आप गल्ले पे बैठे हो तब तक वो बिजनेस चल रहा है, नहीं हो तो नहीं चल रहा है, तो इनकम नहीं आ रही है। वहां उस केस में ऑथर कहते हैं कि वहां पे आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर फाइनेंशियली फ्री होते कौन है? जिनके पास भी पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम इन द सेंस कि उन्हें कहीं भी काम ना करना पड़े, वो कहीं भी बैठे हों एकदम छुट्टे, कभी उन्हें टेंशन ना हो कि हाँ मुझे यहाँ जाके आज जॉब करनी है, शटर अपना ओपन करना, कहीं भी रहे उनका काम चालू रहे, उनके पास इनकम आ रही हो किसी भी तरह। मैक्सिमम ऑफ रिच लोगों के पास जो पैसिव इनकम का सोर्स होता है वो होता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, शेयर्स, डिविडेंड एंड मैनी मोर थिंग्स। ऐसी सारी चीज़ें होती है जिनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे चल के उनके पास वो पैसिव इनकम की तरह आता है। अब आप में से कुछ लोग ये होंगे जो ये कहेंगे कि यार यहाँ तो इनकम का सोर्स ही नहीं बन पा रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करने की सोच सकता हूँ। और मैक्सिमम लोग ये भी कहेंगे यार ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, अगर मैं ये सोचूं रियल इस्टेट में, चलो मैं मानता हूँ प्रॉफिट आता है कि इतना तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि रियल इस्टेट में पैसा लगाना पड़ता है लाखों और करोड़ों में, तब जाके इनकम हमारे पास आ पाती है। एक पैसिव इनकम हमारे पास आ पाती है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हमें बड़ी अमाउंट में करना पड़ता है। इस वजह से कई लोग पीछे हो जाते हैं। पर हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि कम पैसों में भी कैसे फाइनेंशियली फ्री होया जा सकता है, उसके क्या रास्ते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि आप फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आता है अर्न मोर एंड मोर मनी। आप अर्न कैसे कर सकते हो? सबसे पहला सवाल तो यहाँ ये भी आ गया। इंडिया में देखा जाए तो काम की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ स्किल्स की। लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है। इसके लिए हमने वीडियो की सीरीज भी बनाई हुई है कि किस स्किल्स को आप एक्वायर करके अपने आप को इनकम सोर्स में ला सकते हैं, आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो वीडियो तो आपने चेकआउट नहीं करी हो तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो की सीरीज एक बार चेकआउट कर लेना, ताकि आप समझ सको किन स्किल्स से अर्न करने की पॉसिबिलिटीज, इनकम बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। ऑथर भी इस बुक में सबसे मेन पॉइंट यही कहते हैं, स्किल्स आर द करेंसी ऑफ फ्यूचर। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक जिसमें ऑथर का कहना यही होता है कि स्किल्स हमारी फ्यूचर की करेंसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही एक सोर्स है जिसकी वजह से हम अपनी अर्न करने की शक्ति, अपनी पावर उसको बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के थ्रू। क्योंकि यहाँ हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी को जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, इस वजह से हम स्किल्स को लेकर चलेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे अपना ये नहीं कह सकते कि हमें पीछे से बैकअप से कोई पैसा मिला और फिर हमने जर्नी स्टार्ट करी ना, हम एकदम जीरो से देखने वाले हैं। इस वजह से आपका ये प्रोसेस कैसे ईजी हो सकता है आप थोड़ा और इसे डिटेल में समझते हैं। डिवाइड करके अब हम इस चीज को ऐसे समझने वाले हैं। फर्स्ट इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड इज साइड हसल। अब देखो इस चीज को कैसे हम क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा आ रहा है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। हम कभी भी स्किल्स को जब एक्वायर कर ले तो हमको सबसे पहले जाना चाहिए जॉब लाइन में, ताकि हम अपने आप को और डेवलप कर सकें, अपनी ग्रोथ को पहचान सकें। अगर हम कभी बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो हमने, जाहिर सी बात है, हमने वैसे ही स्किल्स एक्वायर करी होगी, वैसे ही एजुकेशनल स्टडीज हमने ली होगी, तो हमें उस चीज में ही जाना चाहिए और उसको फुल टाइम जॉब अपना करना चाहिए। अब मैक्सिमम ऑफ लोग ये गलती कर देते हैं यहाँ पर कि जब भी वो कहीं भी जॉब करने लग जाते हैं तो अपना दिमाग ओवर चला देते हैं। ओवर कैसे मीन्स वो ये सोचने लगते हैं यार मैंने आज यहाँ पे 4-5 महीने जॉब कर ली, 3-4 महीने जॉब कर ली, अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंपनी मैं भी खोल सकता हूँ, मेरे पास कुछ सेविंग्स भी है और यहाँ पे मैं ही तो शायद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ और सारी चीज़ें मुझे पता चल गई हैं, तो अब मैं खुद ही यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं भी फाइनेंशियली फ्री हो सकूं, कुछ इनकम और अपनी बढ़ा सकूं। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई कि हमने अपना इनकम सोर्स जो आ रहा था पूरा उसको वहाँ पे कट कर दिया इन द सेंस अब हमने नए बिजनेस में चले गए, हम कहीं स्टार्टअप हमने खोल दिया, इनकम का सोर्स अब एकदम पूरा कट चुका है यहाँ से। अब हमने दूसरे स्टार्टअप में पहुंच गए हैं, वहाँ इनकम आने में पॉसिबिलिटीज पता नहीं कब तक इनकम जनरेट हो पाएगी। और सेकंड इज हम वहाँ पे और कैपिटल लगाते चले जाएंगे, तभी स्टार्टअप वो थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो पाएगा। हमें क्या करना चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप माइंड रखना चाहिए। अगर हमने स्किल्स के थ्रू एम्प्लॉय भी बनकर एक जॉब ले ली है तो वहाँ पे अब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अपना बनाना चाहिए। लाइक एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही होता है, यू कैन अर्न मनी विदाउट लूजिंग योर फिक्स मनी। आप अपना इनकम बना सको, अपनी जो फिक्स इनकम है उसको बिल्कुल भी डगमगाए हुए, बिल्कुल भी वहाँ से कुछ कम किए हुए।
इन द सेंस ये हुआ कि आप अगर कोई जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रख के आप ये कर सकते हो कि अदर बिजनेस भी करो तो उसे साइड हसल करो। जैसा कि हमने तीसरी डिविडेंड में कहा कि उसे साइड हसल बनाओ, अपना साइड बिजनेस बनाओ जिससे इनकम शुरू होने लग जाए। तब तक अपना इनकम का सोर्स कट ऑफ मत करो जिसकी वजह से आपका इनकम एकदम बंद हो जाए और वहाँ कैपिटल लगना शुरू हो जाए और आपके पास उतना कैपिटल भी ना हो। तब तक आपको वहाँ पे इनकम अपनी कट ऑफ नहीं करनी है जब तक आपने जो साइड हसल में अपने एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया है वहाँ से आपको जॉब के इतना रेवेन्यू ना आना शुरू हो जाए। जब आपको लग रहा है कि यार जितना मैं जॉब में कमा रहा हूँ उसके बराबर आ रहा है, थोड़ा सा 19-20 हो जा रहा है, तो आप तब भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तब उसमें चले जाना। पर आपको लग रहा है कि अभी मैं जॉब के बराबर वहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं ला पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप पूरी जॉब ही छोड़ दो कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो सीख गया हूँ, अब यही करूँगा कुछ भी हो जाए। अगर आपके पास बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे इनकम आपकी कट हो जाएगी। अब ये चीज़ हम लास्ट में समझेंगे कि इनकम का सोर्स कट होने की वजह से हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम होने की जर्नी को भी कैसे कट कर देते हैं। ये था हमारा डायरेक्शन जो हमें उस ट्रैक पे लेके जाए फाइनेंशियल फ्रीडम होने की जर्नी पर। अब हम जरा इस चीज को ऐसे समझते हैं, हाउ रिच गेट रिचर। जो रिच लोग होते हैं वो टाइम के साथ और रिच सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो पाते हैं क्योंकि वो टाइम पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से एक और बार इस चीज को दोबारा सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो रिच लोग होते हैं वो टाइम के साथ और रिच सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो पाते हैं क्योंकि वो राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होता है क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से पैसे बना रहे हो, इनकम अपनी जनरेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना। कैसे? जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो अमीर लोग होते हैं वो टाइम के साथ साथ आने वाले 10-20 साल में और ग्रो कर जाते हैं, भले से वो कुछ करें या ना करें, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आप इस चीज को हम ऐसे देखते हैं क्योंकि अमीर लोग ना ही केवल अपने पैसों को सेव करते हैं, उसको इन्वेस्ट भी करते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने पैसों को कंट्रोल कर पाते हैं कि हाँ हर साल जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से उनके पैसे भी कंट्रोल हो पाते हैं और उस हिसाब से ही वो पढ़ पाते हैं। जो इस चीज को बेंजामिन ग्राहम जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर है वो इस तरह से समझाते हैं कि रिच पीपल कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब जरा इस चीज को, उनके प्रिंसिपल्स को हम थोड़ा डेप्थ में होके समझते हैं कि ऐसा कैसे, उनकी प्रिंसिपल्स हमें क्या चीजें बताते हैं अमीर लोगों की जर्नी में। ऑथर कहते हैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो किसी भी कंपनी में स्टॉक्स या फिर फंड, अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहा है तो वहां पे लॉन्ग टर्म विजन अपना माइंडसेट रख के वहां पे पैसा लगाए। वो ये चीजें देखता है कि हमें हाल फिलहाल में मुझे इनकम नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स का प्रॉफिट इज इक्वल टू किसी देश की इकोनॉमिक पे सवाल उठ जाता है। क्योंकि देश की इकोनॉमिक जैसे जैसे बढ़ेगी, किसी स्टॉक्स पे, उन स्टॉक्स पे पैसा लगा रहे हैं जो देश के टॉप 50 या टॉप 30 में आ रहा है, वो भी 99% ग्रो करेगा ही करेगा। सेकंड ऑथर ये कहते हैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है कि अपने पैसों को एक जगह पे ना लगा के अपने पूरे पैसों को डिफरेंट सेक्टर में अपने पैसों को बांट देता है, फिर इन्वेस्ट करता है, लूज भी हो जाए मे बी, या फिर एक अच्छा प्रॉफिट ना दे पाए तो दूसरी जगह पे वहां पे वो प्रॉफिट गेन कर पाए। ऑथर ये भी कहते हैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी जल्दबाजी वाले प्रॉफिटों के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए, वो ये देखता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए, एक सिक्योर होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए और वहां पे एकदम सेफ होना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट। तो चलो जरा अभी इस चीज को थोड़ा और डेप्थ में लेकर चलते हैं और इजी करते हैं कि कैसे इन चीजों को हम इजीली समझ सकते हैं। लाइक हम अब ये देखते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं जिनका नाम हम सोचे, एक हो गया रवि, रोहन और रितेश। ये 3 लोग हो गए। अब ये 3 लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कैसे एक अमीर बंदा आगे बढ़ता है वो चीजें हम देखेंगे। जो रवि है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करी सेविंग अकाउंट में। रवि ने सोचा आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं इसे अपने अकाउंट में डाल देता हूं, और टाइम टू टाइम वो जाके पासबुक देखता है और ये चेकआउट करता है, यार मेरे पास 10 लाख है। अपने दोस्त यार को बताता है मेरा अकाउंट देख लियो, पासबुक पैसा बहुत है मेरे पास। अब ये चीजें उसने करी सेविंग अकाउंट में डाल के, और आज से बहुत टाइम तक उसने उसमें अपना अमाउंट डाले रखा, कुछ ना कुछ और उसने उसके अंदर इंक्रीज ही किया पर उसमें डिक्रीज नहीं होने दिया। यहीं दूसरी तरफ रोहन ने अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को डाल दिया एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, ताकि उसके पास एक अच्छा रिटर्न आ सके। वो ये सोचता है कि मुझे टाइम के साथ एक सेफ रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट मिल सके, कुछ इंटरेस्ट आ सके, जिसकी वजह से मैं जरूरत में अपने पैसे को मैच्योर कर सकूं, तो वो अपना पैसा एफडी में डाल देता है। यहीं तीसरी तरफ जो रितेश होता है वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देता है, एसआईपी का यूज करता है। वो
ये देखता है कि यार चलो 10 लाख है, मैं इसे इसमें डाल देता हूँ, अब लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं कि क्या होता है, 20 साल तक इसे छोड़ दूंगा और मेरे पास पैसा आएगा तो और इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करूंगा, इसमें निकालूंगा नहीं, इसे इसके अंदर अब इम्प्लीमेंट करके छोड़ देता हूँ। अब इस चीज को थोड़ा नंबर्स के थ्रू देखते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है वो 3 से 3.5% का ही आपको इंटरेस्ट रेट देता है। जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो आपको 7 से 8% का आपको मैक्सिमम रिटर्न देता है। और यही जो स्टॉक या म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू लोग अपना पैसा लगाते हैं वो कंपाउंडिंग में खेलता है, वो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। वहां पे हमारा इंटरेस्ट रेट भी सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में बहुत आगे होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लगाना एकदम सेफ ही होता है, पर 99% सेफ होता है अगर हम SIP का यूज करें। ये वॉरेन बुफेट जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर हैं उनका ही कहना है कि SIP में यूज करने से हमारे पास जो रिटर्न आता है वो एकदम सेफ होता है और एक वैल्यूएबल इंटरेस्ट हमें मिल पाता है टाइम के साथ साथ। अब देखते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट से आने वाले टाइम के साथ क्या होने वाला है। 3 से 3.5% का रिटर्न मिलता है रवि को आज से 20 साल बाद। उसने 10 लाख रुपए जो डाले थे और उसने, हम ये चल के देखते हैं कि उसने और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया होगा क्योंकि उसके पास कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आया और उसकी फाइनेंशियल बैकअप भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से उसने अकाउंट में डाले रखा और टाइम टू टाइम देखता था मेरे पास पैसा है। अब ये देखिए उसके पास 3 से 4% का ही रिटर्न आया। रवि के पास सेविंग अकाउंट के थ्रू जो 3% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसके पास आने वाले 20 साल में उसके 10 लाख का इंटरेस्ट बनता है अप्रॉक्स 8,18,044 रुपए नेट। इतना इंटरेस्ट रवि को आज 20 साल बाद अवेलेबल हो पाया है। जैसा कि अभी हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं कि अमीर लोग की इन्वेस्टमेंट कैसे होती हैं, वो कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं। अब थोड़ा हम जरा इसे ब्रीफली देखते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं इन तीनों के हिसाब से कि अगर ये सेविंग और फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो एट दी एंड क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है इंटरेस्ट रेट का। चलो थोड़ा अब हम आपको मैं लाइव कैलकुलेशन दिखाता हूं कि इनकी इन्वेस्टमेंट से क्या रिजल्ट आने वाला है, जिससे हम समझ सकें कि एक प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट रेट कैसे जनरेट होता है अमीर लोगों का। यहाँ हम अब रवि की कैलकुलेशन देखते हैं जिसने 20 साल तक 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे रहे, मे बी और इंक्रीज किया होगा। हम अभी यहाँ 10 लाख उसका इंटरेस्ट रेट निकाल के देखते हैं। तो नाउ मैं अब आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड में आपके स्क्रीन चल जाएगी सारी कैलकुलेशन, आप लाइव देखना। यहाँ पे क्या हम रवि की सेविंग्स डाल देते हैं और उसने जो अपना सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट रेट पाया 3% का उसको डाल देते हैं और यहाँ पे 20 साल का उसका हमने ड्यूरेशन डाल दिया। रवि को 20 साल बाद 10 लाख का 8,18,044 रुपये का नेट इंटरेस्ट उसके पास आ पाया है। अब यहीं हम रोहन को देखें तो उसने जो फिक्स डिपॉजिट में अपना अमाउंट डाला था उसका क्या आता है। रोहन का फिक्स डिपॉजिट आने वाला है 7 से 8% के बीच। तो नाउ रोहन का हम डाल के देखते हैं लाइव कैलकुलेशन आपका 7 से 8% के बीच। तो हम यहाँ 7% डाल देते हैं तो अप्रॉक्स रोहन के पास 10 लाख का इंटरेस्ट रेट आने वाला है 20 साल बाद 30,06,392। अब चलो जरा हम रितेश के पास चलते हैं जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, उसका क्या रिजल्ट आया वो देखते हैं। अब यहीं हम रितेश की इन्वेस्टमेंट पे आ जाएं जिसने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी रिटर्न कहाँ तक जाती है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमने रितेश का डाला 10 लाख। एवरेज इंटरेस्ट रेट जो हम डालते हैं 15% का और 20 साल का इसमें हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम रितेश की अब इन्वेस्टमेंट देखना चाहें तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 15% का रिटर्न 20 ईयर के लिए, तो 10 लाख का इंटरेस्ट रेट उसको जो रिटर्न मिलने वाला है वो आपके सामने है 1,53,66,537। जी हाँ, ये रितेश की इन्वेस्टमेंट से रिटर्न उसको मिला है। अब चलो अब आपको मैं ऐसे बताता हूँ, एक तरह से एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 20 साल है, अगर हम इसे 19 साल कर दें तो वही 1,32,31,772 हो जा रहा है। एक साल में सिर्फ इतना डिफरेंस कैसे? अब यहाँ पे इस चीज़ों को हम समझेंगे। इन तीनों के केस में अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसने जनरेट किया, जिसने इंटरेस्ट रेट लिया, वो था रितेश। क्यों? क्योंकि उसने जहाँ पे इन्वेस्ट किया वो था म्यूचुअल फंड, जहाँ पे उसका मनी सिर्फ और सिर्फ ना ही केवल इंटरेस्ट रेट उसके पास अच्छा आ रहा था, वहीं उसका मनी कंपाउंड हो रहा था। कंपाउंडिंग की पावर ऐसी ही होती है कि वहाँ पे मनी मल्टीपल होने लग जाता है। हम एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि 1 रुपये हमने लगाया, अगले दिन 2 रुपये, 2 का 4 होने लग जाता है, 4 का 5। वहाँ पे ये हो रहा था कि रितेश ने जो इन्वेस्टमेंट अपनी करी थी वहाँ पे उसको जो रेवेन्यू आ रहा था, जो इंटरेस्ट आ रहा था, मान लीजिए 10 लाख का उसके पास आया 1 लाख,
तो उस 1 लाख का भी अगले साल उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, जिसकी वजह से उसका अमाउंट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। यहीं अगर हम रवि के केस में देखें तो उसके पास 3% का रिटर्न आ रहा था। अब इसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पे कैसे थी, अब ये चीज़ देखो कि ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन ही कम से कम 7 से 8% का चला जाता है। तो इस केस में रवि ने अपने पैसे को बढ़ाने की जगह और डिक्रीज कर दिया। कुछ साल बाद उसके पैसों की वैल्यू और कम हो गई, कोई रिटर्न उसके पास नहीं आया। और यहीं अगर हम रोहन को देखें तो उसका फिक्स डिपॉजिट एक तरह से सिर्फ ये था कि जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट करी, जितना पैसा उसने लगाया ईयर टू ईयर उसके पास उतना ही अमाउंट आ पाया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है अगर देखा जाए, क्योंकि ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ गया जितना उसके पास इंटरेस्ट रेट आया था। 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट, तो वहीं पे इन्फ्लेशन भी 7 से 8% बढ़ चुका था। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग भी कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, जो उन्होंने खुद अपनी एक कोट में लिखा हुआ था। अब ये चीज़ समझो कि हम ये भी देखने वाली है कि कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ ना ही केवल मनी को डबल भी करता है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन में रहना। अगर हम ये चीज़ देखें कि हमने जब कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके देखा कि लास्ट में 20 ईयर्स पे जब गए थे, 1 साल पीछे अगर रितेश आ जाता तो वहाँ पे उसको 20 से 30 लाख का लॉस हो रहा था, और वहीं जब वो 1 साल ऊपर जा रहा था तो उससे 20-30 लाख का प्रॉफिट हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इनकम उसके पास थी उसका तो इंटरेस्ट आ ही रहा था, जो इंटरेस्ट मिला था उसका भी इंटरेस्ट उसके पास आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी मनी की पावर बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हम फ्यूचर में अपने आप को एक फाइनेंशियल फ्री जर्नी में लेके जाना चाहें तो हमारे पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इस तौर पे देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास रियल एस्टेट में अगर हम पैसा लगाने जाएंगे तो वहाँ कम से कम हमें बिग अमाउंट चाहिए, लाखों और करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम 10 लाख एक साथ लगा दें, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे पैसे जोड़ सकते हैं। अगर हम 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार करके भी उसके अंदर इन्वेस्टिंग अपनी शुरू कर देंगे तो एट दी एंड हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा। हमें अगर फाइनेंशियल फ्री जर्नी में जाना है तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिंग अपनी शुरू करनी पड़ेगी। एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग, देन यू कैन अर्न मनी, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन योर फ्यूचर। तो हमें ये समझना है कि इन्वेस्टिंग में ही पावर है। पावर किस में है? कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग हमारी मनी को ना केवल डबल करता है, हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे भी वो डबल होता चला जाता है। सो नाउ हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि अमीर लोग अपना पैसा कहाँ पे लगाते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट से आने वाले 10-20 साल में उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। हम ये देखते हैं कि हाँ, ये बंदा स्टार्टिंग में आज कुछ भी ना करे, अगर उसके बाप दादा ने भी अगर उसे पैसा दिया है तो भी अगर वो उसे SIP या म्यूचुअल फंड में ले जाए, किसी कंट्री की टॉप कंपनीज में भी अगर पैसा लगा दे, तो वहाँ पे उसको कुछ भी अगर वो ना भी करे तब भी फ्यूचर में उसके पास ढेर सारा पैसा आएगा, करोड़ों का इंटरेस्ट रेट उसके पास आ जाएगा, वो आराम से अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर सकता है। तो फाइनली अब ये आता है कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग फेज में भी कि इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अर्निंग करनी है। अर्न कैसे करना है वो आपको हमारी वीडियोस, पहले वाली प्रीवियस वीडियोस में पता चल जाएगा कि कैसे आप अर्न कर सकते हो मोर एंड मोर मनी। तो फाइनल कंक्लूजन अर्निंग से भी निकल के यही आता है कि योर स्किल्स आर योर फ्यूचर करेंसी। आपकी स्किल्स ही आपकी फ्यूचर की करेंसी है। अगर आप स्किल्स सीखते हो तो अर्न कर सकते हो मोर एंड मोर मनी, और आपको कनेक्ट करते जाना है अपना नेटवर्थ। नेटवर्थ, योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि कैसे अमीर लोग और अमीर हो पाते हैं, कैसे वो अपने पैसे को कंपाउंडिंग का यूज करके 10x अपनी मनी को कर देते हैं। मिलते हैं तब तक ऐसे ही किसी नई वीडियो में। अगर आप भी चाहते हो इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो आनी चाहिए, या और कोई भी आपके दिमाग में कंटेंट है जो आप उस पर वीडियो चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या।